नमस्कार, मैथ क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं रामवीर सिंह। और हम अगली कड़ी में चल रहे हैं, चैप्टर 2 ले रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु लिख दिए मैंने, जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। फिर बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पे होते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की डिग्री क्या होती है, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और शून्यकों का ग्राफीय अंकन, या हम ग्राफ देख करके कैसे बता सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं। और फिर आगे पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ हो और उसके हमें शून्यक पता करने, तो कैसे पता करते हैं। और एक और इसके बाद टॉपिक है कि अगर शून्यक दे रखे हों तो द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं कि ये शून्यक किस द्विघात बहुपद के होंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जैसे क्लास 9 में आपको अच्छी तरह से पता है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, लेकिन हम फिर एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। अगर कांस्टेंट और क्या है वेरिएबल, दो चीजें होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या बीजीय व्यंजक में, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, 0 है, 3 है, 4 है, या कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल यानी कि चर जिसकी वैल्यू इस परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। तो उनको हम वेरिएबल्स को अल्फाबेट से लिखते हैं, या एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। ये मैंने कांस्टेंट लिखा 0, 3 या 4, वेरिएबल लिखा x, y, z या a। तो ये जो प्रत्येक, ये मैंने 0 लिखा तो ये भी एक क्या है, पद है। 3 लिखा, ये भी एक पद है। 4 लिखा, ये भी एक पद है, यानी कि टर्म है। ऐसे ही वेरिएबल x लिखा तो ये भी एक टर्म है या पद है। y लिखा तो ये भी एक टर्म है या पद है। तो बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके हम लिख देते हैं, तो उसको हम पद या टर्म बोलते हैं। जरूरी नहीं है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही हों। अकेला कांस्टेंट भी होगा तो उसको भी हम एक टर्म या पद बोलेंगे, और अकेला वेरिएबल भी होगा तो उसको भी हम एक पद बोलेंगे। तो पद समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। ठीक है, आगे बताते हैं बीजीय व्यंजक। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला करके लिखें तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है, या फिर अकेले अकेले का भी बन जाता है एक पद, सिंगल सिंगल भी होंगे तो भी पद बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पदों को जो हम मिला करके लिख देते हैं। मिला करके कैसे, या तो जोड़ेंगे या फिर उनको घटाएंगे, तो उसको हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x², या फिर x लिख दिया, या फिर 2x² + 4x + 3। मतलब हमने इसमें क्या किया है, इसमें एक पद है, एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 1, 2 और 3 टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म भी है और इसमें वेरिएबल्स वाला भी टर्म है। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर के भी है। इसमें
कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के है। इसमें x लिखा है तो ये भी एक टर्म है और इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक में जरूरी नहीं है कि 2, 3 या 4 पद हों, एक पद भी होगा तो भी हम उसको बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं और एक से ज्यादा भी पद होंगे तो उसको भी हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर 2 क्या है, बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? अगर बीजीय व्यंजकों में कुछ हम कंडीशन लगा दें तो उनको हम क्या पॉलिनोमियल या बहुपद बोलेंगे। वो कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है या चर है, चर बोलते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यू बदलता है, वेरिएबल है, चर की पावर है, जो चर की पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 इनफिनाइट। तो बहुपद हम किसको बोलेंगे? जिस बीजीय व्यंजक में जो चर है, वेरिएबल है, उसकी जो घात है या उसकी जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होल नंबर हो, तो हम उस बीजीय व्यंजक को बहुपद या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि उसमें पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें कि जो चर है, चर नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे है चर तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाते हैं। नीचे का मतलब ऐसे है 1/x, यानी हर के रूप में है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे कि ऊपर ले जाने के बाद उसकी जो पावर है वो होल नंबर में या पूर्ण संख्या में है या नहीं। अगर पूर्ण संख्या या होल नंबर में आएगी उसकी पावर तो उसको हम पॉलिनोमियल या बहुपद बोल सकते हैं। ये थी बेसिक जानकारी। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और उनको हम देखेंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो एक बात तो यहाँ पे साफ हो गई है कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्या बात साफ हो गई कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक जरूर होंगे। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हमने छोटा गोला बनाया, उसमें क्या लिखा, बहुपद या पॉलिनोमियल। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पॉलिनोमियल। फिर हमने एक बड़ा गोला बनाया तो यहां लिख दिया हमने बीजीय व्यंजक। यानी कि देखो, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला है। बड़ा गोला किसका है? बीजीय व्यंजक का। और छोटा गोला किसका है? बहुपद का या पॉलिनोमियल का। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक के अंदर ही है। बहुपद है वो बीजीय व्यंजक के अंदर है, यानी कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। बहुपद में सिर्फ कुछ खास कंडीशंस वाले जो मैंने कंडीशन बताई है वो ही बहुपद होंगे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से बीजीय बहुपद हैं या नहीं है,
सबसे पहले मैंने ये बताई थी कि अगर ऐसे बहुपद या बीजीय व्यंजक दे रखा हो तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। कैसे? कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है, समान पद हैं, तो उनको जोड़ करके घटा करके उसको सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और दूसरा चीज, जो नीचे वेरिएबल है जैसे 1/x है इसमें, तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वेरिएबल की पावर है या चर की पावर है या घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। 3x + 5, x वेरिएबल है जिसकी यहां पर घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी? वेरिएबल ऊपर होना चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए। तो x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुपद या पॉलिनोमियल है। चलिए नीचे वाले में चलते हैं, दूसरे में। 3x² - 5x + 4y + 2। आप देखिए इसमें x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर भी 1 है। यानी कि इसमें जो वेरिएबल हैं x और y, उनकी जो घात है, पावर्स हैं, वो एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक बहुपद या पॉलिनोमियल है। अगला वाला देखो, 3x की पावर -1 + 5x + 2। यहाँ देखिए जो x की पावर है वो माइनस में है। x की पावर क्या है? माइनस में है। और यहाँ पे x की पावर है वो 1 है। तो पहले ही बताया था कि जो वेरिएबल की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला वाला देखते हैं, x + 1/x। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सीधा देखते ही मत बोल दीजिए कि नीचे x है, वेरिएबल नीचे नहीं होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आया? x आया। 1 का x में भाग दिया x टाइम्स, और x इंटू x करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x को डिवाइड किया 1 आया, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x। आगे और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा कि ये जो x है इसको हम अगर ऐसे लिख दें, देखो x² + 1/x। अब इसमें से x को हम काट देंगे, एक x बच गया, ये x + 1/x वैसे ही आ गया है, सीधा उसी की तरह। तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते हैं, वही सेम चीज आएगी। तो इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे x को, तो आपको बताया था कि a की पावर m/a⁴n है, तो क्या हो जाता है वो? a की पावर m - n। तो यहाँ पे तो आधार दोनों सेम नहीं है, अलग हैं, लेकिन ये भी था कि अगर a की पावर m है, 1/a⁴ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -m हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस, यहाँ तो x की पावर 1 एक ही x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर -1। तो जो एक पूर्ण संख्या नहीं है या होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं। अगला वाला देखिए, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसको यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा। चलिए देखिए, x की पावर
3/2 अपॉन x की पावर 1/2। देखते ही मत बोल दीजिए कि ये एक बहुपद नहीं है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? यहाँ पे आधार सेम है दोनों के ऊपर नीचे, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला लगेगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। चलिए कर लीजिए, x की पावर 3/2 माइनस 1/2। अभी क्या करते हैं, जो ये पावर्स दी हुई हैं उनका क्या हम करते हैं, एलसीएम लेकर के इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, एक बार जाएगा 2 में इनका भाग, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 ही आ जाएगा। तो x की पावर क्या आ गई, x की पावर हो गई 3 माइनस 1/2। इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और नीचे भी 2, इनको काट देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि x की पावर 1 आ गया, यानी कि 1 एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो हमने कुछ उदाहरण लेकर के आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक हैं जो बहुपद होंगे या पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद है आपको इतना यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम बहुपद के अभी प्रकार पढ़ेंगे, उससे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुपद की डिग्री क्या होती है। अगर कोई पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ हो और उसमें वेरिएबल्स हों या चर हों, तो जो चर की जो अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात यानी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है, उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, या लिख मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुपद की डिग्री चर की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 2-3, उसमें आपने डिग्री बताना है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3y प्लस 2x प्लस 2, रूट 2x प्लस xy प्लस 15। चलिए देखिए, x की पावर 2, x की पावर 1, तो वेरिएबल की सबसे अधिक घात ये है x की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। यहां पे देखो y की पावर 1 है, यहां पे x की पावर भी 1 है, तो अधिकतम घात क्या है वेरिएबल की 1 है। ठीक है, लिख दिया। यहां पे x की पावर 1, यहां भी x की 1 और यहां y की 1 है। जहां पर कोई भी पावर नहीं है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है, आप ये चीज जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है या घात नहीं लगी है तो उसकी हम घात 1 होती है, तो इसकी डिग्री 1 है। इसमें अधिकतम पावर 1 1 1, तो इसकी भी हम डिग्री 1 लिखेंगे। आगे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें देखिए x की 3, x की 2, x की 1, तो अधिकतम क्या है 3 है, तो इसकी हम डिग्री क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स से, उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की डिग्री क्या होती है या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चर की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर
ऑफ वेरिएबल को ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की डिग्री कहते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, किसी भी चीजों को बांटने के लिए हमें उसका आधार पता चलना चाहिए कि हम किस बेस पर उनको बांट रहे हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो अगर उनके हम ग्रुप्स बनाना चाहें, अलग अलग उसको वर्गीकृत करना चाहें या अलग अलग प्रकारों में बांटना चाहें, तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि सर किस आधार पर बांटें, कि किस आधार पर बांटें, बेस क्या है। जैसे एक आधार ये है कि लड़के एक तरफ और लड़की एक तरफ 2 ग्रुप बना दीजिए, ये एक आधार हो जाएगा। दूसरा आधार अगर बोल दें कि बच्चों की हाइट के हिसाब से उनको बांटना है, 2 ग्रुपों में बांटना है या 3 में बांटना है। कैसे? 5 फुट से अधिक लंबाई वाले एक तरफ, 4 से 5 फुट की लंबाई वाले एक तरफ और 4 फुट से कम लंबाई वाले एक तरफ। तो क्या हो गया? इनका आधार क्या हो गया? ऊंचाई हो। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, किसी भी चीज को हम वर्गीकृत कर रहे हैं या वर्गों में बांट रहे हैं या टाइप्स में बांट रहे हैं, उसको प्रकारों में बांट रहे हैं, तो उसके लिए कोई आधार होना चाहिए। तो हम बहुपद के प्रकारों में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम 2 आधार लेंगे इनको बांटने के लिए। वो 2 आधार क्या हैं? एक तो पदों की संख्या के आधार पर, एक क्या है? पदों की संख्या, या टर्म कितने होंगे उसमें, उस आधार पर बांटेंगे। दूसरा क्या होगा आधार? डिग्री। दूसरा आधार क्या है? डिग्री। यानी कि डिग्री के आधार पर कैसे? किसी की डिग्री 1 होगी, किसी की डिग्री 2 होगी, किसी की डिग्री 3 होगी, किसी की डिग्री 4 होगी। इस आधार पर बांटेंगे। पदों की संख्या के आधार पर कैसे बांटेंगे कि उसमें कितने टर्म हैं। एक टर्म होगा, 2 टर्म होंगे, जिसमें 3 टर्म होंगे और इससे भी आगे कितने भी टर्म होने। एक टर्म वाले, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद, और अंग्रेजी में बोलेंगे मोनोमियल, एक पदी या मोनोमियल। दूसरा जिसमें 2 टर्म होंगे उसको द्विपदी या फिर बोलेंगे बाइनोमियल। जिसके अंदर 3 पद होंगे उसको हम त्रिपदी या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए डिग्री के आधार पर अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉली या फिर रैखिक बहुपद। मैं इनके सारों के एग्जांपल्स भी रखूंगा। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और जिसकी डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 है
उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉली यानी कि द्विघात बहुपद का डबल, यानी जिसकी डिग्री 4 है। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी थी 2, तो बाई क्वाड्रेटिक की कितनी होगी, इसकी डबल यानी कि 4 होगी। तो हमने अभी बहुपद को प्रकारों में बांटा है, किसके आधार पर, एक तो पदों की संख्या के आधार पर, एक टर्म है तो एक पदी या मोनोमियल, दो टर्म है तो द्विपदी या बाइनोमियल, तीन टर्म है तो त्रिपदी या ट्राइनोमियल। डिग्री के आधार पर, डिग्री 1 जिसकी लीनियर पॉली या रैखिक बहुपद, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉली या द्विघात बहुपद, डिग्री 3 क्यूबिक पॉली त्रिघात बहुपद, और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉली। ठीक है, इनके कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं। एक पदी में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, वो x हो सकता है, y भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है। देखिए इसमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है, इसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ पदों की संख्या को देखेंगे। इसमें डिग्री 3 है या 2 है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ पदों की संख्या देखनी है। ठीक है, तो इसमें एक एक पद ही है, इसमें क्या है, एक एक ही पद है, इसको इसलिए हम मोनोमियल या एक पदी बोलेंगे। द्विपदी में जैसे 2x + 3 y + z x² + 2x, जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपदी बोलेंगे, और जिसमें तीन पद होंगे जैसे 2x² + 4x + 1 3x³ + 2x² + 4, यानी कि जो त्रिपदी होगा, ट्राइनोमियल होगा, उसमें कुल मिलाकर के 3 टर्म होंगे या 3 पद होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री के आधार पर D1, D2, D3, D4। चलिए, लीनियर पॉली में डिग्री 1 होगी, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम घात 1 ही होगी। ठीक है, तो इसमें हम पदों को काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम पदों को काउंट नहीं करेंगे, कितने भी पद हो सकते हैं। तो लीनियर पॉली रैखिक बहुपद, हम अगर लिख दूं मैं 2x + 4, एक ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। 4y + 3, इसमें भी डिग्री 1 है, तो इसमें लीनियर में क्या होगा, डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉली में उसकी जो बहुपद है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो 2x² + 2x + 4, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा है, इसमें मैक्सिमम डिग्री है जो वेरिएबल की वो 2 रहेगी। क्यूबिक पॉली या त्रिघात बहुपद में 3x³ + 2x² + 4x + 1, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, यानी कि इसकी डिग्री 3 होगी या 3 होगी। डिग्री 4 में x⁴ + x² + 2, कुछ भी लिख दो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 4 होगी, इसलिए इसकी डिग्री 4 लिखा है हमने। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डिग्री के आधार पर मैं 2 और पॉलिनोमियल बता रहा हूं। ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक पॉली हो गया, क्यूबिक पॉली हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉली हो गया। आगे भी जितनी डिग्री होती जाएगी उनके नाम डिग्री के अनुसार होते जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि 2 और पॉलिनोमियल हैं
या दो और बहुपद हैं जिनमें एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉली लिख रहा हूं, या फिर उसको बोल सकते हैं अचर बहुपद। तो इसकी डिग्री क्या होगी? कांस्टेंट पॉली यानी कि अचर बहुपद, इसकी डिग्री क्या होगी? इसके एग्जांपल्स में लिख रहा हूं आपको, जैसे 4 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी कोई भी संख्या लिख दो, यानी कि अचर बहुपद है। तो आप इसमें डिग्री कैसे पता करेंगे? बोलेंगे सर डिग्री का तो मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, इसकी डिग्री हम कैसे पता कर सकते हैं? चलिए आपको मैं बताता हूं। अगर ये बताओ कोई मैंने एक एग्जांपल लिखा 4, मैं इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करूं, लेकिन क्या इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वैल्यू इसकी 4 ही रहनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 4 ही रहनी चाहिए। तो अगर मैं इसको x इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 0 कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी? देखो आपने पढ़ा है पहले, अगर a की पावर 0 होती है तो इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, या कोई भी अल्फाबेट हो जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अब यहाँ बताइए x की पावर 0 है, अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 4 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आएगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, 4 का 4 ही। तो अगर कांस्टेंट पॉली है उसमें वेरिएबल नहीं है तो हम वेरिएबल लिख सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल हम खुद से लिख सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? कांस्टेंट पॉली की डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी इसकी 0, इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है, इसलिए कोई भी कांस्टेंट पॉली हो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। सॉरी, हाँ मुझे पता चल गया, ये 0 नहीं आएगा। कांस्टेंट पॉली में क्या एक कंडीशन है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट पॉली में नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ करके और कोई नंबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक कांस्टेंट पॉली हो गया, एक हम लेते हैं 0 बहुपद या 0 पॉली, 0 बहुपद, 0 बहुपद या 0 पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है गुरु जी, इसको भी बताएं। जीरो पॉली या 0 बहुपद क्या होता है? 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि 0 एक टर्म है, एक पद है, और इसकी जो पावर है, 0 की पावर है, वो एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो होगा। 0 क्या है? 0 जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और किसी भी बीजीय व्यंजक की पावर जो 1 है वो होल नंबर है, तो वह बहुपद तो होगा। अच्छा, अब इसमें हमने इसकी डिग्री पता करनी है, 0 की डिग्री क्या होगी। तो जैसे हमने 4 के साथ किया था, कुछ वैसा ही 0 के साथ भी करेंगे। तो 0 की डिग्री क्या होगी मैं बता देता हूं। चलो 0 है, इसमें अगर मैं
x की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा? x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है और 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। अभी अगली बार मैं करता हूं x की पावर 1। आप ये बताइए x की पावर 1 का मतलब x और शून्य में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो शून्य हो गया। अब अगली बार करता हूं x की पावर 2। 0 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x की पावर 2 से। किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो शून्य में तो शून्य ही आएगा। हर बार इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू वही हो रही है। अगर मैं इसमें शून्य इंटू एक्स की पावर n का करूं तो भी शून्य ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी तो डिग्री कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3, कभी 4, कभी n नंबर। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड है, यानी कि इसकी डिग्री है वो ज्ञात नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू ज्ञात नहीं, यानी अनडिफाइंड। चलिए, तो टाइप्स ऑफ पॉली बहुपद के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, पदों की संख्या के आधार पर और डिग्री के आधार पर। और एक बताया था कांस्टेंट पॉली जो कि नॉन जीरो होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। और एक बताया था शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री ज्ञात नहीं है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम देख रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्य क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं x प्लस 5। मैंने क्या एग्जांपल लिखा? x प्लस 5। अगर मैं बोलूं कि x प्लस 5, x की वैल्यू क्या रखें? x प्लस 5 में x की वैल्यू क्या रखें कि जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे? तो हम रख के देख लेते हैं। x की जगह एक बार यहां पे लिख देते हैं p ऑफ x, यानी x की वैल्यू p ऑफ x, यानी कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और वो पॉलिनोमियल के क्या है? x प्लस 5। किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पे p जरूरी नहीं है, p की जगह f लिख दो, g लिख दो, h लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है और वो पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 5। चलिए, तो हम x की वैल्यू क्या रख दें जिससे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की या बहुपद की जो वैल्यू है वो शून्य हो जाए। तो आप देखोगे कि यहाँ प्लस का 5 है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 5 रखते हैं तो माइनस का 5 और प्लस का 5, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी शून्य आ जाएगी। तो अगर मैं लिखूं p माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी और कुछ भी रख के देख लो आप, p इज इक्वल टू 2 रख के देख लीजिए तो क्या होगा? 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 हो गया। p की जगह माइनस 2 रख के देख लीजिए तो माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। p की जगह 4 रख के देख लीजिए, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। p की जगह माइनस 4 रख के देख लीजिए तो माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग रख करके देखा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -5 रखने पर ही पॉली की वैल्यू शून्य हो रही है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, चर की ऐसी वैल्यू
जो पूरे पॉली की वैल्यू को शून्य कर दे। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं वेरिएबल वेरिएबल यानी कि चर, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे। मैंने आसान भाषा में लिख दिया है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है या बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे। फिर बता रहा हूं, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को शून्य कर दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को शून्य कर दे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, q of x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आप इसमें खुद रख के देखिए वैल्यू, क्या वैल्यू रखें इसमें कि इस पॉली की वैल्यू को या बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे। चलिए क्या रख सकते हैं, ये प्लस का 3 है, अगर x की जगह हम 3 रख दें तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो q ऑफ 3 यानी कि x की जगह हमने क्या पुट किया है, 3 रखा है, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका शून्यक क्या है, इस बहुपद का शून्यक क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इसका शून्यक क्या है 3, इसका शून्यक क्या है 3, इसका शून्यक क्या था -5। यहां मैं लिख देता हूं शून्यक -5, शून्यक इज इक्वल टू -5। यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे। एक और एग्जांपल लेते हैं, r ऑफ x इज इक्वल टू 2x। एक और एग्जांपल लिया हमने, r ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब यहां बताइए इसका शून्यक क्या है या जीरो क्या है। ये एक बहुपद है, r ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो x की ऐसी वैल्यू क्या रखें जो इस पॉली की वैल्यू को शून्य कर दे। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसको जीरो करना है तो हम शून्य का सहारा लेते हैं, यानी कि उसको शून्य से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो हो सकता है। अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ जीरो रख दें, x इज इक्वल टू हम यहाँ जीरो रख दें, तो देखिए r ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, 0 है। शून्यक इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। क्या कह सकते हैं कि शून्य भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद के शून्यक कितने होंगे। हेडिंग है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद के शून्यक
कितने होंगे। तो हम डिग्री के आधार पर देख लेते हैं। डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉली, अगर डिग्री 1 आ गई तो हम बात करेंगे लीनियर पॉली की, यानी रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉली, क्वाड्रेटिक पॉली यानी द्विघात बहुपद। डिग्री 3 क्यूबिक पॉली, त्रिघात बहुपद। चलिए अभी हम देख लेते हैं लीनियर पॉली यानी कि रैखिक बहुपद, जिसकी डिग्री क्या होती है 1। डिग्री का मैंने बता ही दिया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की अधिकतम घात। तो अगर कोई बहुपद लीनियर है या रैखिक है तो उसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। तो उसके शून्यक कितने होंगे, तो अगर कोई बहुपद रैखिक है तो उसके एग्जैक्टली 1 zeros होंगे, 1 0 होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका एक शून्य होगा। यानी कि शून्य क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे। तो जो लीनियर पॉली होगा या रैखिक बहुपद होगा उसका एग्जैक्टली 1 0 होगा, यानी कि एक शून्य होगा जो उसकी वैल्यू को शून्य कर दे। अब हम बात करें डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉली या द्विघात बहुपद, तो इसमें इसके जो शून्यक होंगे या जीरोस होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 का मतलब हमने मैक्सिमम लगाया, तो इस शब्द से आपको समझना चाहिए कि अगर हमने यहां लगा दिया मैक्सिमम 2 यानी कि 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। तो अगर डिग्री 2 है तो उसके अधिकतम शून्य या जीरो कितने होंगे 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। जिसकी जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा उसके शून्य नहीं हो सकते। दोबारा सुन लीजिए, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है यानी वेरिएबल की अधिकतम घात है उससे ज्यादा उसके शून्यक नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। और लीनियर का क्या होगा, रैखिक का एग्जैक्टली एक शून्यक होगा। अगर मैं बात करूं D3 यानी जिसकी डिग्री 3 हो तो उसके कितने शून्यक होंगे, मैक्सिमम 3। इसके कितने होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा इसके नहीं होंगे। तो हम नोट कर सकते हैं कि डिग्री से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। नोट डाउन कर लीजिए नीचे, डिग्री से अधिक शून्यक नहीं होते। डिग्री से अधिक शून्यक या जीरो नहीं होते हैं। इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सारी चीजें आसान भाषा में बता रहा हूं। पहले हो सकता है आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डर आप समाप्त कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा टफ लगने वाला नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, समझ सकते हो, और इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉली, यानी कि कोई बहुपद है उसके शून्यक होंगे।
तो उसका ग्राफ ये अर्थ क्या है, या ग्राफ के ऊपर कैसे प्रदर्शित करते हैं, या कैसे हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितने शून्यक हैं, या किसी अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों या निर्देशांक दे रखे हों तो हम कैसे अंकन कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्राफ आपसे एग्जाम में कोई नहीं बनवाएगा। अगर सवाल आएगा तो ग्राफ दिया हुआ होगा, उसको आपने देख करके उसमें से बताना है कि इसके शून्यक कितने हैं। चलिए सबसे पहले मैं ग्राफ के बारे में बता देता हूं। ग्राफ किस तरह का आएगा, देखिए ये y, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये इधर प्लस और ये इधर क्या होता है माइनस, ये प्लस और यहाँ पे क्या होता है ये y है तो y माइनस, या इसको y डैश लिख देते हैं, x डैश भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर x और ये क्या है y है। अगर ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, आपने क्या देखना है उस ग्राफ में। अगर सवाल आ जाता है कि ग्राफ को देख करके बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक हैं, तो आपने सीधा सा ध्यान रखना है जहां पर ये परवलय है, पैराबोला है, इसको परवलय बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, तो ये जहां पर x अक्ष वाली लाइन है, x एक्सिस वाली जो लाइन है, कहीं भी उसको छू रही हो या कट कर रही हो, कहीं भी इसको, फिर ध्यान दे लो, x अक्ष वाली लाइन को अगर पैराबोला कहीं पे छू रहा है या कट कर रहा है, छू रहा है या कट कर रहा है, तो कितनी बार ऐसा हो रहा है उतने उसके शून्यक होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ है तो इसमें कितने शून्यक होंगे, ये कितनी बार कट कर रहा है, देखो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो हम इसमें बोल देंगे इसके 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। मैं दूसरा बना रहा हूं, आप बताना इसमें कितने जीरो होंगे। हमारा पैराबोला इस टाइप का है, परवल है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर x अक्ष वाली लाइन को काट रहा हो या टच कर रहा हो, इसमें तो काट रहा था लेकिन इसमें काट नहीं रहा है, इसमें सिर्फ टच कर रहा है, तो कितनी बार टच कर रहा है, एक बार तो यहाँ पे टच कर रहा है और एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसकी भी 2 जीरो होंगे या 2 शून्यक होंगे, 2 जीरो या 2 शून्यक होंगे। और बता रहा हूं एक और ग्राफ आपको, इस तरह से अगर ये ऐसे और ऐसे चला गया, ये ऐसे और ऐसे चला, ना गलती मत करना कि ये भी एक शून्यक है, ये भी एक शून्यक है। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पर, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को काट रहा हो, ये तो वाई अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसका शून्यक सिर्फ 1 शून्यक होगा, यानी कि 1 जीरो होगा, इसका शून्यक 1 होगा, 1 जीरो होगा। आप तो इतना ध्यान रखिए कि अगर कहीं भी जो लाइन है, पैराबोला की जो लाइन है, परवलय की जो लाइन है, वो x अक्ष को यानी कि पड़ी हुई लाइन को, यानी कि पड़ी हुई लाइन को, x अक्ष को अगर कहीं पे छू रही है या काट रही हो, अगर कहीं छू रही हो या काट रही हो, तो आप उनको काउंट कर लो कितनी बार काट रही है या कितनी बार छू रही है, तो उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स बताता हूं। चलिए सवाल देख लीजिए। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल p of x passes through the point -6, 0,
0 minus 30, 4 minus 20 and 6 0. The zeros of polynomial are. सवाल को एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही आसान सवाल है। ये बता रहा है कि कोई ग्राफ है किसका, पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी x उसमें कोई वेरिएबल है, तो पासेस थ्रू द पॉइंट, किन किन पॉइंटों से गुजर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ग्राफ के क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब x अक्ष और y अक्ष दिए हुए हैं। इसमें ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं, पहले x अक्ष का होता है कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला क्या होता है, y अक्ष का। तो x अक्ष का क्या है -6 और y का 0। यहाँ पे 0x का है -30 y का, यहाँ पे 4x का -20 y का, और यहाँ पे 6x का है और 0 y का है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले ग्राफ बना के देख लेते हैं, बाद में ग्राफ से आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसमें छोटी सी चीज का ध्यान रखना है और आप तुरंत इन कोऑर्डिनेट्स को देख के आप 1 सेकंड के अंदर लिख दोगे कि सर इसके शून्य ये। चलो पहले मैं क्या बना लेता हूं, ग्राफ बना लेता हूं। ये देखिए, ये x डैश y और y डैश, ठीक है। तो देखिए हम इसको जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, उनको ग्राफ के ऊपर कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट है, y का भी 0 और x का भी 0, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। तो इस तरफ हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 x की वैल्यू प्लस में बढ़ेगी। इस तरफ जाएंगे, अगर इस तरफ जाएंगे y लाइन के इस तरफ, तो x की क्या है माइनस में, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेगा। उसी प्रकार y में देखिए, यहाँ पे 0 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस के 1 2 3 और ऐसे आगे जाएंगे, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया तो हमें अगर ये -6 x का है, जो ये कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए हुए हैं, इसमें जो पहले वाला नंबर होता है वो x अक्ष की वैल्यू होती है और दूसरा वाला होता है वो y अक्ष की वैल्यू होती है। चलिए -6 यानी -6 ढूंढो यहाँ पे, तो हम ऐसे ही रफली कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे -6 है तो हम इधर तो छोड़ दो, माइनस की वैल्यू इधर आएगी x की, तो -6 जैसे हमने यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है -6 है। अब y को देखो, y की क्या है 0 है, तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे रहेगी। अगर हम इन दोनों लाइनों को मिलाएं, x की वैल्यू, एक और चीज बता देता हूँ, x की वैल्यू -6 है, तो हम यहाँ पे -6 आ रहा है, तो इसको ऊपर और नीचे ऐसे 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 हम मतलब एक लंब खींच के, परपेंडिकुलर खींच के -6 की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे हम, यानी कि यहाँ पे भी -6 -6 -6 आएगा। हमें क्या करना होता है, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनका क्रॉस पॉइंट इसमें अंकित करना होता है। तो -6 यहाँ पे कहीं है पूरे पे, यहाँ पे लाइन पे यहाँ था, और ऊपर भी और नीचे भी -6 रहेगा। अब देखना है हमें 0 कहाँ पर है, तो y का 0 यहाँ पर है, तो 0 के ऊपर हम अगर लंब डालें, y अक्ष 0 से लंब डालें, तो y तो ऐसे, तो इसका लंब तो ये हो गया, तो यानी कि ऐसे 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 हो गया, तो ये यहीं पर क्रॉस हो रहे हैं, यानी कि -6 और 0 को हम यहाँ लिखेंगे। अब आ जाइए अगले दूसरे निर्देशांक पे, 0 -30, यानी x की वैल्यू अभी 0 दे दी है, तो x की वैल्यू 0 का मतलब ये, और x अक्ष ऐसे है, तो इस पर लंब कैसे होगा, ऐसे होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा। तो हमें लंब किधर डालना है वो ये देख लीजिए, डॉट्स किधर लगानी है,
यहाँ पे अगला जो निर्देशांक y की वैल्यू दे रखी है वो प्लस में है या माइनस में? अगर माइनस में है तो नीचे की तरफ करेंगे, माइनस में है तो नीचे की तरफ हम डॉट्स लगा देंगे। तो -30 कहाँ पे होगा? समझ लीजिए जैसे इधर तो प्लस है तो -30 जैसे यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? y का -30 है, तो y का हम लंब ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे 0 का ऐसे आ रहा है लंब और -30 का ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। कहाँ पर क्रॉस हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 -30, यानी x की वैल्यू 0। x यहाँ पर 0 है तो इधर ऊपर भी और नीचे भी पूरी जगह 0 होगा, मतलब x अक्ष पर लंब डालना अपने 0 की वैल्यू के लिए, ठीक है। कुछ भी वैल्यू होने दो वहीं पे वो लंब डलेगा। तो लंब किस तरफ डालना मैंने बता दिया। y को देख लेना आप, माइनस में है या प्लस में है। माइनस में है तो नीचे की तरफ डाल दो और प्लस में है y की वैल्यू तो ऊपर की तरफ डाल दो। अब तीसरे पे आ जाइए 4 - 20, तो x की वैल्यू 4 तकरीबन हम यहाँ मान लेते हैं 4। अब हम ऊपर डॉट लगाए या नीचे वो देखने के लिए क्या करते हैं, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा है -20, तो -20 है तो हम 4 से नीचे की तरफ डॉट लगा देते हैं। अब मैंने अंदाज से यहाँ 30 माना था तो यहाँ पे हम 20 मान सकते हैं। यहाँ पर y पे y की 20 है माइनस में, तो यहाँ पे 20 मान सकते हैं। तो y पे लंब कैसे होगा? 20 के ऊपर ऐसे। तो x और y कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमने कहाँ रख ली है? 4 - 20 इधर हो गई। अगली वाली चलिए 6 और 0। 6 और 0, x की वैल्यू 6, यहाँ पे कितनी ली थी हमने? x की वैल्यू 4 ली थी तो 6 कहाँ पे? तकरीबन यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 6 है। अब नीचे डॉट करें या ऊपर डॉट करें, आगे देख लीजिए, कहीं डॉट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि y तो 0 है। तो यानी y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y पे हम 0 का लंब डालेंगे तो ये इधर आएगा और ये 6 यहाँ पे। अब हम इनको जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं उनको हम मिला दें तो एक पैराबोला बन जाएगा। ऐसे करके हम मिलाएं, ऐसे करके हम मिलाएं, ये एक पैराबोला बन गया। अब देखिए कहाँ कहाँ पर x अक्ष को ये टच कर रहा है। ये जो पैराबोला की लाइन है या परवलय की लाइन है वो x अक्ष को कहाँ कहाँ पर टच कर रही है। एक तो देखो यहाँ पे कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है। ये तो यहाँ पर y अक्ष है, ठीक है। सिर्फ हम बात करेंगे इस लाइन की, इस लाइन के ऊपर टच कर रही हो या काट रही हो। तो इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। इसके क्या हैं? दो शून्यक हैं। वो शून्यक क्या है वो भी देखना। तो वो हमने x की वैल्यू बतानी, क्योंकि x वेरिएबल है तो हमने x की वैल्यू बतानी। हमने क्या बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? -6 और यहाँ पे क्या है? 6 और 0 यहाँ पे प्लॉट किया हमने और यहाँ पे -6 और 0 प्लॉट किया। -6 और 0 पे आ रहा है और 6 और 0 पे आ रहा है। तो इसमें शून्यक क्या होंगे? शून्यक मैं लिख देता हूं, शून्यक हैं इसके -6 और क्या है? 6 हैं। अब देख लीजिए, मैंने तो अभी एक ग्राफ बना करके इसमें पता किया कि इसके शून्यक कितने हैं? 2 हैं और वो शून्यक क्या है। आप अभी शायद समझ गए हो, तो नहीं समझे हो तो मैं फिर बता देता हूं आपको। यहाँ पे जो निर्देशांक हैं वो x अक्ष और y अक्ष के दे रखे हैं। तो आप ये समझिए x पर तभी वो काटेंगे कब? जब y की वैल्यू 0 हो। x की वैल्यू कुछ भी होने दो, x अक्ष की, x अक्ष की वैल्यू कितनी भी होने दो, माइनस में होने दो, प्लस में होने दो और 0 में होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू कुछ भी होने दो, ठीक है। हमने क्या ध्यान रखना है? y अक्ष की वैल्यू जहां पर 0 है, y अक्ष की वैल्यू जिसमें भी 0 है वो उसके वहां x अक्ष को क्रॉस करेंगे, यानी कि वो 0 होंगे। तो देख लीजिए y की वैल्यू इसमें 0 है,
y की वैल्यू इसमें 0 है, 2 में 0 है, और किसी में y की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है। यानी कि इसके 1 और 2 लिख सकते हैं हम। शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यक होंगे। और वो शून्यक क्या होंगे? वो शून्यक क्या होंगे? ये ध्यान देने वाली बात है। वो शून्यक क्या होंगे? वो शून्यक x की वैल्यू होंगी, x अक्ष की वैल्यू। वो 2 शून्यक क्या होंगे? x अक्ष की वैल्यू, x अक्ष का जो मान है वो होगा। तो x अक्ष के मान क्या है? 1 - 6 है और इसमें 6 है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे यहाँ पे किसी बहुपद या पॉलिनोमियल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उनसे हमने क्या पता करना है कि कितने शून्यक हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये देख लेना है कि किस में y की वैल्यू 0 है, किस में y की वैल्यू 0 है। तो जिस में भी y की वैल्यू 0 है उसमें x की वैल्यू ही इसके शून्यक होंगे। जिस में निर्देशांकों में y की वैल्यू 0 है तो उसमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो ही उस बहुपद के पॉलिनोमियल के 0 होंगे या शून्यक होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और बता देता हूं। चलिए, मैंने कुछ ग्राफ बनाए, आपने इनमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि कितने जीरोज हैं प्रत्येक ग्राफ में। इसमें देख के बताना है इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। बता दिया मैंने पहले ही, आपको समझा दिया था। उम्मीद है आपका सवाल इसमें से कोई भी गलत नहीं होगा। क्या देखना है? जहां पर लाइन x को टच कर रही हो या x को क्रॉस कर रही हो, x अक्ष यानी पड़ी हुई लाइन, तो यहां पर एक बार क्रॉस कर रही है तो इसके शून्य कितने होंगे? 0, एक ही होगा। इसमें एक बार तो इसका भी 1 होगा। इसमें 2 बार कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके 2 होंगे। इसमें एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इसके भी जीरोज 2 होंगे। इसमें सिर्फ एक बार तो इसके 0 0 ना, ये y को क्रॉस कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक ही शून्य होगा। इसमें 1 2 3 4, तो यानी कि इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे इसके शून्य। चलिए, आज के लिए इतना काफी। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल का और मेरा फर्स्ट लेक्चर है और शायद यही स्पीड रही तो 2 दिन के अंदर और 2 वीडियोस और होंगे, 2 लेक्चर्स और होंगे जिसमें कि मैं इसको चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल फिनिश हो जाएगा और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपके चैप्टर में ना दिया हुआ ना हो या दिया हुआ हो और जो मैंने ना कवर किया हो। और सभी तरह के सवाल भी कवर करूंगा, क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, इजी क्वेश्चंस भी, मीडियम भी और टफ क्वेश्चंस भी, जिससे कि आप हर प्रकार के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स करना जरूर ना भूलें। क्यों? देखो, आप कमेंट्स करोगे, हो सकता है मेरे से कुछ यहाँ पर गलतियाँ हो रही हों तो उनमें मैं सुधार करूँगा और आपको अच्छा से अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा और उसमें सुधार करूँगा। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे।